हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 65 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के नीतिगत परिवर्तनों का हिस्सा थे? सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त करना, निजी बैंकों की स्थापना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात शुल्कों को कम करना। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहां पर सही नहीं है। 1991 के आर्थिक सुधारों में शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, ड्रग्स, विस्फोटक आदि उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिए गए। यानी कुछ उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस रखे गए, बाद बाकी सबके लिए समाप्त कर दिए गए। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को नियामक से घटाकर वित्तीय क्षेत्र के सहयोगी या सुगमकर्ता की कर दी गई और इन सुधारों के परिणाम स्वरूप निजी बैंकों की यहां पर स्थापना की गई। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला कथन यहां पर यह भी सही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात शुल्कों को कम कर दिया गया। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का बी, केवल 2 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, स्मार्ट सिटी मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? स्मार्ट सिटी मिशन के लिए उपयोग होने वाले वित्त का प्रमुख अंश सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा प्रदान किया जाता है। इस मिशन का नोडल मंत्रालय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। देखिए, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के लिए वित्त का उच्चतम अंश केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद इस अभियान के लिए वित्त का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत सार्वजनिक निजी भागीदारी है। यानी पहले स्थान पर कौन आता है? केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा दिया हुआ अंश, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा प्रदान किया हुआ अंश। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल एजेंसी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का बी, केवल सेकंड। तीसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत में संप्रभु धन निधि सोवरेन वेल्थ फंड द्वारा निवेश में वृद्धि देखी गई है। इस प्रवृत्ति के पीछे निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारण हैं? एक, शिक्षित मध्यम वर्ग का तेजी से उदय, सकारात्मक जनसांख्यिकी, नियामक सुधार, आधारिक संरचना का विस्तार। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक, संप्रभु धन निधि किसी राज्य के स्वामित्व वाली निवेश निधि या इकाई है जिसमें देश के भंडार से प्राप्त धन शामिल है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला जो यहां पर कथन है ये बिल्कुल सही है। एक, शिक्षित मध्यम वर्ग का तेजी से विकास दीर्घकालिक पूंजी निवेश को व्यापक अवसर प्रदान करता है। तो यहां पर पहला वाला कथन सही है। सकारात्मक जनसांख्यिकी, देखिए जनसांख्यिकीय तथा बुनियादी ढांचे जैसी कई अन्य परिसंपत्तियां भी संप्रभु निधि को आकर्षित करती हैं। तो यहां पर सकारात्मक जनसांख्यिकी और आधारिक संरचना का विस्तार ये भी आकर्षित करती हैं। इसके अलावा जो आपके विनियामक सुधार हैं ये भी धन निधि को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है। तो यहां पर आपका 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, 1, 2, 3 और 4। चौथा प्रश्न है आपका, भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपको बताना है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। भारत अमेरिका की जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत प्रदान किए गए शुल्क मुक्त लाभों का लाभार्थी नहीं है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में से एक है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष वर्ष 2018-19 के 16.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019-20 में यानी 18-19 में कितना था हमारा? 16.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और ये 2019-20 में ये बढ़कर कितना हो गया? 2019-20 में बढ़कर ये 17.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है ये। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। देखिए, सेवाओं के आयात के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत है।
कि सेवाओं का जो आयात अमेरिका करता है उसके मामले में भारत सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, बल्कि उसके मामले में अगर प्रेफरेंस में देखें तो अमेरिका के लिए भारत जो 6वें स्थान पर आता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, अमेरिका ने जून 2019 से जीएसपी कार्यक्रम के तहत भारतीय निर्यातकों को मिलने वाले शुल्क मुक्त लाभ को वापस लेने का फैसला किया था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल 1 और 3। 5वां प्रश्न है आपका, विश्व व्यापार संगठन WTO के विवाद निपटान तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपको बताना है। WTO में 2 चरणों वाली विवाद निपटान प्रणाली है। विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय का निर्णय अंतिम होता है और अपीलीय निकाय के निर्णयों के अनुपालन में विफलता के मामले में सदस्य पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए, वैश्विक व्यापार विवाद जटिल होते हैं और इनको सुलझाना कठिन होता है। व्यापार नियमों के उपयुक्त प्रवर्तन के लिए वर्ष 1990 में विश्व व्यापार संगठन में एक अनिवार्य 2 चरणीय विवाद निपटान प्रणाली स्थापित की गई है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, यहां पर विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय का निर्णय अंतिम होता है और अपीलीय निकाय के निर्णयों के अनुपालन में विफलता के मामले में सदस्य पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 6वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विस्तारित निधि सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह संरचनात्मक कमजोरियों की स्थिति में किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त सहायता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसका सृजन IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के अनुपूरक के रूप में किया गया है। यह विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधा है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब कोई देश संरचनात्मक कमजोरियों के कारण मध्यावधि में गंभीर भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करता है जिसका समय पर समाधान करना आवश्यक हो, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक विस्तारित निधि सुविधा जिसको EFF कहा जाता है, इसके तहत समायोजन प्रक्रिया में सहायता कर सकता है। तो यहां पर आपका ए वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न है आपका, ईज सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। ईज की सिफारिश RBI की PJ नायक समिति द्वारा की गई थी। देखिए, ईज सुधार एजेंडा जो है यह सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से जनवरी 2018 में शुरू किया गया और यह भारतीय बैंक संघ के माध्यम से लागू किया गया था और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग से यह तैयार किया गया था। ईज एजेंडा का उद्देश्य स्पष्ट और स्मार्ट बैंकिंग प्रणाली को लागू करना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है क्योंकि ये PJ नायक समिति के द्वारा तैयार नहीं किया गया है, बल्कि ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है 7वें का ए, केवल 1। 8वां प्रश्न है आपका, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित और विनियमित है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का उद्देश्य थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित और विनियमित है और ये सन 2008 से कार्यरत है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग भारत में बिजली क्षेत्र का एक नियामक है और यह थोक बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, निवेश को बढ़ावा देने और मांग आपूर्ति की खाई को घटाने के लिए पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को हटाने पर सरकार को सलाह देने का ये काम करता है। तो सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। देखिए, यह जो आपका केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है यह विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अर्ध न्यायिक स्थिति के साथ एक सांविधिक निकाय है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न है आपका, PPP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में परियोजना लागत का 60% केंद्र सरकार वहन करती है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट
कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। देखिए जो आपका पीपीपी है इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और देखिए बीओटी मॉडल, बीओटी का मतलब होता है ऑपरेटेड ट्रांसफर, एक होता है हैम, हैम का मतलब मैं बता दे रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, और एक होता है इसमें ईपीसी, ईपीसी का मतलब भी लिखा हुआ है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो ये सभी जो हैं ये सभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलग अलग प्रकार हैं और इनसे संबंधित यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है। तो देखिए हैम के मामले में यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के मामले में केंद्र सरकार परियोजना लागत का 40% वहन करती है और शेष राशि डेवलपर द्वारा व्यवस्थित की जाती है, यानी 60% वहन नहीं करती है बल्कि ये 40% वहन करती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए जो आपका ईपीसी मॉडल है यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल है, इसके तहत लागत पूरी तरह से सरकार के द्वारा वहन की जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 9 में का बी, केवल सेकंड। 10वां प्रश्न है आपका पीएम स्वनिधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला है इस योजना के कार्यान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बनाई गई है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थी को लक्षित करने और एक कुशल तरीके से उन तक पहुंचने के लिए योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है, इस योजना के कार्यान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर सड़क पर रेडी लगाने वालों को सस्ते ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, यानी यहां पर लिखा हुआ है यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बनाई गई है, नहीं, खास करके स्ट्रीट वेंडर जो हैं यानी कि जो रेडी लगाने वाले हैं, फेरी लगाने वाले हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है पीएम स्वनिधि के नाम से। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 में का ए, केवल एक। 11वां प्रश्न है आपका उत्पादक आयु समूह के लिए श्रम शक्ति भागीदारी दर के आकलनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर में गिरावट की दर तीव्र थी। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर अधिक है। देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण जो है इसको NSO EUS के रूप में आप जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण, और एक है आपका PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो इनके अनुमान के अनुसार उत्पादक आयु समूह 15 से 59 वर्ष माना जाता है इसमें। तो उत्पादक आयु समूह के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है, महिला श्रम बल भागीदारी यानी LFPR जो है, इसमें गिरावट का रुझान दिखाई देता है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला LFPR यानी LFPR का मतलब क्या है, महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है ये अधिक है, और शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR में गिरावट की दर भी तेजी से देखी गई है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन ये भी सही है और सेकंड वाला कथन ये भी सही है, यानी यहां पर 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 में का सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका विश्व बैंक समूह के संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण, इक्विटी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा मध्यम आय और साख योग्य निम्न आय वाले देशों की सरकारों को ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपका IFC है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण, इक्विटी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। IDA का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यह निर्धनतम देशों की सरकारों को अत्यधिक रियायती शर्तों पर वित्त पोषण प्रदान करता है, न कि साख योग्य निम्न आय वाले देशों को। नहीं, ये बहुत ज्यादा जो निर्धनतम सरकार हैं उनको रियायती शर्तों पर वित्त पोषण प्रदान करता है। यहां पर साख वगैरह की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल 1। 13वां प्रश्न है आपका सागरमाला परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है।
केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय इस पहल के लिए नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य भारत के तट के चारों ओर बंदरगाहों की एक श्रृंखला विकसित करना है। इसमें बंदरगाह टर्मिनलों के साथ रेल सड़क संपर्क स्थापित करना शामिल नहीं है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस पहल के लिए केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। सागरमाला कार्यक्रम को सन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से जो भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है, इसके साथ समग्र बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विकास करना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। तीसरा वाला जो कथन है आपका, ये सही नहीं है। देखिए, यहां लिखा हुआ है इसमें बंदरगाह टर्मिनलों के साथ रेल सड़क संपर्क स्थापित करना शामिल नहीं है, ये गलत है। देखिए, इस परियोजना के तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों के विकास, बंदरगाहों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण एवं तटीय समुदाय विकास के क्षेत्र में 150 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसमें रेल सड़क संपर्क भी स्थापित करना शामिल है। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल 1 और 2। 14वां प्रश्न है आपका, एशिया के लिए बोआओ फोरम BFA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, बोआओ फोरम एशिया के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। अगला है, भारत BFA का सदस्य नहीं है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, जो आपकी BFA है, इसकी स्थापना का उद्देश्य एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था और यह एक गैर लाभकारी संगठन है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन देखिए सही नहीं है, भारत इस संगठन का जो है सदस्य है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का ए, केवल 1। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। मेगा फूड पार्क, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज सृजन। देखिए, वर्ष 2016 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर संपदा के विकास के लिए एक क्लस्टर था, संपदा के नाम से लिख दे रहा हूं मैं, संपदा के नाम से क्लस्टर था। तो इसके विकास के लिए एक अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की, जिसे वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लागू किया जाना प्रस्तावित था। सन 2017 में संपदा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत मेगा फूड पार्क, इसके अलावा इसमें खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता अवसंरचना स्थापित करना, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज सृजन, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना तैयार करना, कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन संपदा और संस्थान तैयार करना, ये सब शामिल है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार इसमें शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का डी वाला, केवल 1, 3 और 4। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।